तो पार्ट वन और पार्ट टू में हम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके फंक्शंस और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टीज कौन से वो चैलेंजेस है जिनको फेस करती है और जिनको ओवरकम करना बाकी है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, कैसे सुधार लाए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट थ्री। स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के। पॉलिटिकल पार्टीज कौन से चैलेंजेस आज भी फेस कर रही है या उसके सामने कौन से वो चैलेंजेस हैं जिनको उसको ओवरकम करना बाकी है। द नंबर वन चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन अ पॉलिटिकल पार्टी। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो ज़्यादातर पावर्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, इवेंट पावर या कोई भी पावर, वो सब किन्हीं एक या दो लीडर्स के हाथ में होती है। जो उस पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वही अपनी पार्टी को लेकर सब पूरी प्लानिंग, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग सब कुछ वही करते हैं। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, यानी कि सिंपली कहूँ तो जो मेंबर्स छोटी पोजीशंस पे होते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के, उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें, या उनके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिससे उनको अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम कर रही है उसके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ना ही उनकी पार्टी में रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वही टॉप पार्टी लीडर्स आ जाते हैं, डिसीजन ले जाते हैं, और ये जो छोटे लोग, छोटी पोजीशंस पे लोग होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है। ये बस एक ऑडियंस की तरह होते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। यही सब बताता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने यूएसए में पढ़ा था कि वहाँ पर कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होते हैं, इन अ डेमोक्रेटिक वे, वहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं। बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में इन लीडर्स को कौन सिलेक्ट करता है? जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वही सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सीएम के लिए खड़ा होगा तो कौन पीएम के लिए। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे मेंबर्स थे उनको कोई हक ही नहीं मिला, उनके पास कोई राइट ही नहीं है कि वो पार्टी के डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग इन सबको इन्फ्लुएंस कर सकें या अपनी पार्टी में बहुत एक्टिवली भाग ले सकें उनकी पॉलिसीज बनने में, उनके डिसीजंस लेने में। यही सब बताता है कि एक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है, इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। नंबर टू चैलेंज जो है वो फर्स्ट चैलेंज से रिलेटेड है। आपने देखा होगा आज से पहले टाइम पर जब राजा शासन होता था तो राजा का बेटा राजा, फिर उस बेटा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, ऐसे चलता जाता था, है ना। इसको कहते हैं वंशवाद, डायनेस्टिक सक्सेशन। आज के टाइम पर अगर आप कई पॉलिटिकल पार्टीज में देखोगे जो टॉप पोजीशंस है वो किसी एक फैमिली ने ही ऑक्यूपाई कर रखी है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी जो टॉप पोजीशन है एक पॉलिटिकल पार्टी में वो किसी एक फैमिली ने ही ऑक्यूपाई कर रखी है। वही फैमिली क्या करती है, या तो अपने बेटे या बेटी को दे देती है, अपने किसी रिश्तेदार को दे देती है, अपने रिलेटिव को दे देती है, और ऐसे ऐसे वो पोजीशंस आगे बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है, जो उस पार्टी में जो डिजर्विंग लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे उनमें काबिलियत हो भी तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो सेकंड चैलेंज है इट इज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन विद इन पॉलिटिकल पार्टीज की राजा का बेटा राजा। उसी तरीके से आप देखोगे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में यही होता है कि एमएलए का बेटा ही एमएलए का टिकट पा लेता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि इसकी वजह से जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ पर भी रोक लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो जो डिजर्विंग लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आना छोड़ देंगे, क्योंकि फिर उनकी उम्मीद टूट जाएगी एक पॉलिटिकल पार्टीज में ऊंचा उठने के लिए। तो इस चीज़ का खत्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर थ्री चैलेंज है ये आज के टाइम पर आप बहुत ईजिली समझ लोगे। जो थर्ड चैलेंज है वो क्या है? थर्ड चैलेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स और इन पॉलिटिकल पार्टीज। अब एक पॉलिटिकल पार्टीज में जो पैसा है, सिंपल भाषा में कहूँ तो जो पैसा है और गुंडागर्दी है उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टीज का सिंपल मोटिव होता है कि उनको इलेक्शन जीतना है, कैसे भी करके उनको बस इलेक्शन जीतना है, साम दाम दंड भेद, उनको बस इलेक्शंस जीतने होते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करती हैं। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं एमएलए या एमपी का जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या जो बहुत सारा पैसा पार्टी में ला सकते हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है एक पॉलिटिकल पार्टी को, उनको इलेक्शन कैंपेन करना है, मीडिया को देना है, एडवर्टीजमेंट करना है। तो इसके लिए वो क्या करती हैं, कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं एमएलए एमपी जो भले ही डिजर्विंग ना हो, बट उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा या वो बहुत सारा पैसा पार्टी के अंदर ला सकते होंगे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। पहला तो नुकसान यही है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है
उसको फिर वो टिकट नहीं मिल पाता। दूसरा नुकसान है कि जब ऐसा होता है तो ये जो कंपनीज होती हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं या खुद पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इलेक्शंस लड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी की जो डिसीजन एबिलिटी होती है फिर उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सपोज करो एक बहुत अमीर कंपनी है, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया। अब क्या हो जाएगा, जब अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अगर कानून बनाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी, तो फिर उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार ये जो कंपनी थी जिसने मुझे इतना सारा पैसा दिया था, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इसने मुझे फंड दिया था। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी उस पर क्या असर डालने लगेगी, ये जो रिच कंपनीज हैं, रिच पीपल हैं, इनका असर पड़ने लगेगा, इनका इन्फ्लुएंस आने लगेगा एक पॉलिटिकल पार्टीज की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ये भी करती हैं कि वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी क्रिमिनल को, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, उसको भी टिकट दे देती है, एमएलए या एमपी का। अब आप कहोगे क्रिमिनल को टिकट क्यों देती हैं? सपोज करो एक इंसान है जो किसी एरिया का बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो उसका वहाँ पर पूरा दबदबा होगा, और जिसका दबदबा है एक एरिया में वो तो इजीली इलेक्शन जीत जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, किसी क्रिमिनल को टिकट दे देंगी जस्ट फॉर विनिंग इलेक्शन। ये चीज़ जो हो रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हो रही है इलेक्शन जीतने के लिए, बट ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है, कंट्री की पॉलिटिक्स के लिए बहुत खराब है। तो तीसरा चैलेंज क्या है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज। इसकी स्लाइड आपको दिख रही है स्क्रीन पर। नंबर 4 चैलेंज इज पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली बताता हूँ। सपोज करो मैं आपको बोलूँ आपके सामने दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए एंड बी। ए की जो है वो भी सेम आइडियोलॉजी है, बी की सेम आइडियोलॉजी है। ए जैसे वर्क करती है उसी तरीके से बी वर्क करती है। अब मैंने आपको बोला आपको इलेक्शंस में जाना है और ए और बी में से किसी एक को वोट करना है, तो आप क्या बोलोगे, यार किसी को भी वोट कर दो, दोनों का काम करने का तरीका तो सेम ही है। तो ऐसे में यार क्या बोलोगे कि मुझको एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिली, मतलब कोई ऐसी चॉइस नहीं मिली जिसमें मुझे कुछ सोचना पड़ा हो। अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूँ आपके पास एक तरफ आम है, दूसरी तरफ भी आम है, तो आप बोलोगे यार मैं क्या कोई भी आम दे दो, क्या चुनना है इसमें, क्योंकि मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बोलूँ एक तरफ आम है एक तरफ सेब है, तो आप बोलोगे हाँ यार यहाँ पे मीनिंगफुल चॉइस है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। आज के टाइम पर वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हर पार्टी की सेम आइडियोलॉजी हो चुकी है, सेम तरीके से हर पार्टी वर्क कर रही है। हर पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, सोसाइटी को डिवाइड करती है, डिवाइड एंड रूल का काम खेलती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी सेम तरीके से ही वर्क कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुकी है। जैसे ब्रिटेन के केस में आप देखोगे तो ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, जो बिल्कुल सिमिलर है। उनमें डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा कोई डिफरेंस होगा, पर सिमिलैरिटीज हजारों मिल जाएंगी आपको। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, यार ब्रिटेन में जाके कि चाहे मैं लेबर पार्टी को वोट करूं, कंजर्वेटिव पार्टी को वोट करूं, दोनों सेम ही तो है यार। तो ऐसे में आप बोलोगे यार ये जो पार्टी है मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे रही है। इसी तरीके से इंडिया में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे रही हैं। सब पार्टीज एक ही तरीके से राजनीति कर रही हैं, धर्म के नाम पर राजनीति, कास्ट के नाम पर राजनीति, सेम चीज़ कर रही है। तो पार्टीज आर नॉट ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइस। अगर एक पार्टी चाहती है कि वो मीनिंगफुल चॉइस ऑफर करे तो उसको अलग बनना पड़ेगा, उसको एक अलग आइडियोलॉजी लानी पड़ेगी जिससे लोगों को सोचना पड़े यार ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, तब उसको एक मीनिंगफुल चॉइस मिलेगी। अभी क्या है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज जब मैं वोट करने जाऊँ या आप वोट करने जाओ तो आप क्या बोलोगे, यार ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है बट ये भी तो ऐसी ही है, तो दोनों सिमिलर है, किसी को भी वोट दे दो। लेकिन अगर एक नई पॉलिटिकल पार्टी आती है जिसकी एक आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, जिसका काम करने का तरीका अलग हो, तब आपको एक मीनिंगफुल चॉइस मिलेगी। तब आप बोलोगे इसका ये चीज़ ऐसा है बट इसका ये चीज़ वैसा है, तो यहाँ पर आपको मीनिंगफुल चॉइस मिल गई। तो पार्टीज फोर्थ चैलेंज क्या है, दैट पार्टीज आर नॉट ऑफरिंग अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, एंड इन ऑर्डर टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बिकम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। उनको अलग बनना होगा अगर वो मीनिंगफुल चॉइस देना चाहती हैं। तो बेसिकली ये तो 4 चैलेंजेस थे, बट अभी हमने चैलेंजेस के बारे में पढ़ा। तो चैलेंजेस को आप प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो या प्रॉब्लम्स को आप चैलेंजेस भी कह सकते हो, सिमिलर थिंग है। लेकिन इन चैलेंजेस के लिए हमने सॉल्यूशंस भी ढूंढे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने चैलेंजेस हैं तो उनको बना रहने दिया, इनके लिए कुछ सॉल्यूशंस भी ढूंढे हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि इसी वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कि एक पॉलिटिकल पार्टी में सुधार लाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा चुके हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे और कौन कौन से सजेशंस हैं जिनकी मदद से हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म ला सकते हैं। तो सबसे पहला एफर्ट जो लिया गया था
वो लिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। क्या होता है एक पॉलिटिकल पार्टी में जो एमएलएज होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, डिफेक्शन करते हैं। डिफेक्शन को हिंदी में कहते हैं दल बदल, यानी कि दल का मतलब पार्टी, बदल मतलब चेंज। वो अपनी पार्टी को चेंज करते हैं, यानी कि जिस पार्टी में उस पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। किसी कभी कभी ये करते हैं वो पैसे के लिए, या कभी करते हैं वो एक अच्छी पोजीशन पर जाने के लिए। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएज या एमपीज होते हैं, ये क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं फॉर सम कैश और फॉर बिकमिंग मिनिस्टर्स। तो इससे क्या होता है यार, इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी इमेज तो खराब होती ही होती है, साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है उस पर भी फर्क पड़ता है। डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। जैसे गोवा का केस देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17 एमएलएज थे। आज के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर्फ 2 एमएलएज हैं, बाकी 15 एमएलए बीजेपी में जा चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस की इमेज पर फर्क पड़ा, साथ ही साथ जो गोवा में जो डेमोक्रेसी है उसकी जो क्वालिटी थी वो भी रिड्यूस हो गई है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी ऐसा करता है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसको अपनी जो सीट है वो खोनी पड़ेगी। यानी कि वो जो अपनी सीट है जिस पे वो जीता है, जिस पे सपोज करो एक सांसद है, वो कहीं से सांसद बना है, तो अगर वो सांसद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो जो सांसद है, जो सीट उसने जीती है, वो सीट हार जाएगा। क्यों हार जाएगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बनाई गई जिसका सिंपल मतलब था कि इफ एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज देन ही और शी विल लूज देयर सीट इन द लेजिस्लेचर। उसने जो सीट पर इलेक्शंस जीते थे वो उस सीट को हार जाएगा या उससे वो सीट छीन ली जाएगी अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है। इससे क्या हुआ, इससे जो डिफेक्शन था यानी कि दल बदल था, पार्टी चेंज का जो प्रोसेस था वो बहुत हद तक कम हुआ है। साथ ही साथ अब लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लॉयल होना सीख रहे हैं। अब देखो इससे क्या क्या फर्क पड़ता है, सिंपल है। जो अगर कोई मिनिस्टर समझता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा पैसे के लिए या अच्छी पोजीशन पर जाने के लिए, तो हो सकता है उसे उस टाइम पर वो डिसीजन अच्छा लगे, बट साथ ही साथ उसे एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि उसके इस डिसीजन की वजह से जो सोसाइटी है, जो वोटर्स हैं, जो उसको वोट करने वाले थे, उनके दिमाग पर भी उस लीडर की एक गलत इमेज बनेगी कि यार ये कैसा लीडर है जो अपनी ही एक पार्टी में नहीं टिक सकता, तो इस जनता की सेवा क्या करेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को सोचना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया कि जो भी एमएलए या एमपी एक पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज करेगा तो उसको अपनी जो सीट है जिस पर वो इलेक्शंस जीता है उसको वो सीट खोनी पड़ेगी, या उससे सिंपली कहें तो वो सीट छीन ली जाएगी। जो सेकंड रिफॉर्म था, सेकंड रिफॉर्म क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लियरली बोला कि जो भी मेंबर या जो भी इंसान इलेक्शन लड़ना चाहता है, एमएलए का, एमपी का या किसी भी पोजीशन का, उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। उसको एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र होता है, सिंपली एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। तो उसको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें उसे बताना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं इसके बारे में। तो बेसिकली सिंपल वे में कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये कंपलसरी है हर एक मेंबर के लिए जो भी इलेक्शन लड़ रहा है कि वो एक एफिडेविट फाइल करे और उस एफिडेविट में बताए कि उसकी कितनी क्या प्रॉपर्टी है और उसके खिलाफ कितने क्या क्रिमिनल केसेस है। बट ये जो लॉ थी या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें एक छोटा सा लूप होल था, उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि अगर कोई मिनिस्टर एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है तो उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी नहीं है। सिंपली बोलूँ, अगर मैं सपोज करो मैं एमएलए या एमपी हूँ, मैंने एफिडेविट फाइल किया, उसमें बोला मेरे खिलाफ 5 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और असल में 10 है, तो उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी नहीं था। तो जो सेकंड रिफॉर्म था वो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक इंसान जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा जिसमें उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसका एक लूप होल क्या था, ड्रॉबैक क्या था कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर या एमएलए या एमपी के द्वारा दी जाएंगी उसको क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी नहीं था कि वो इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है या गलत। तीसरा जो रिफॉर्म किया गया वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला, एक ऑर्डर दिया हर पॉलिटिकल पार्टी को कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होने चाहिए, यानी कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, खुद की पॉलिटिकल पार्टी में हर कैंडिडेट के लिए इलेक्शंस होने चाहिए, साथ ही साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर, जो जितने भी सर्विसमैन होते हैं आपने देखा होगा, जो लोग नौकरी करते हैं वो सब साल के एंड में
आईटीआर फाइल करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोला गया कि आपको भी अब आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, बट ये जो स्टेप था ये एक फॉर्मेलिटी की तरह था। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस तो करने लगी, बट सिंपली वो एक फॉर्मेलिटी की तरह करने लगी, क्योंकि उसमें पहले से फिक्स होता था यार किसे जीतना है किसे हारना है। वो आईटीआर फाइल भी कर दी थी, लेकिन आईटीआर फाइल का कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि उससे आपको ये एग्जैक्ट पता नहीं चला कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तो ये जो स्टेप था, यानी कि जो थर्ड स्टेप था वो क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आपको आईटीआर फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस रखने हैं। वो इतना कुछ इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। ये तो 3 एफर्ट्स थे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। अब कुछ और सजेशंस हैं जो मेरा मानना है बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, अगर उन सजेशंस की मदद से रिफॉर्म्स लाए जाएं, सुधार लाया जाए एक पॉलिटिकल पार्टी में। अब पहला सजेशन है कि एक लॉ बननी चाहिए टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या कामकाज चल रहा है, आंतरिक कामकाज, यानी कि जो अंदर की बात है वो कैसी चल रही है, अंदर का काम कैसा चल रहा है, इसको देखने के लिए, इसको पूरा जांच परख के लिए कानून बनना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ को कंपलसरी कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंपलसरी कर देना चाहिए, जिसमें पहली चीज़ हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कितने मेंबर्स उनके रजिस्टर्ड हैं। तो आपने देखा होगा कई बार दंगे होते हैं और लोग पकड़े जाते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी कह देती है यार ये तो हमारा मेंबर नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है। तो ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने हर एक मेंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये हमारा मेंबर है या नहीं है। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, रेगुलर इलेक्शंस करने पड़ेंगे हर एक पोजीशन के लिए, जैसा यूएस में होता है। साथ ही साथ ये भी कंपलसरी कर देना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाई जानी चाहिए जो क्या हेल्प करेगी, जो किस चीज़ में हेल्प करेगी, जो पार्टी के अंदर झगड़े होते हैं, जो पार्टी के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप देखोगे कुछ अच्छी अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी खराब होती चली जाती है अगर उन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कुछ चल रहा हो, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही तकरार चल रही हो। तो एक लॉ बननी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें कंपलसरी कर देनी चाहिए कि यार एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो रहे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, रेगुलर मीटिंग्स हो एक पॉलिटिकल पार्टी में, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे रजिस्टर्ड हो, और लॉज बने टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होनी चाहिए जिस पर बहुत डिमांड है, हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, बट रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का एक सिंपल तरीका है, कंपलसरी कर दो ना यार, उसको कानून के रूप में बना दो। सिंपल, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक कानून बना दो, एक कंपलसरी कर दो कि हर पॉलिटिकल पार्टीज में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स, यानी कि 33% ऑफ द टोटल सीट्स वुमेन को देना जरूरी है। अपने आप तुम्हारा काम बन जाएगा। तो सेकंड रिफॉर्म क्या आ सकता है, सेकंड सजेशन क्या आ सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो 33% यानी कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स होंगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। अब जो तीसरा जो रिफॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको अप्लाई किया जाए। बेसिकली उसको अप्लाई आज तक नहीं किया गया, एंड आई होप क्या मुझे पता है वो आज के बाद भी 10-15 साल तक उसको अप्लाई नहीं किया जाना, नहीं किया जाएगा। तो तीसरा जो रिफॉर्म है वो क्या है कि यहाँ पर स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की, यानी कि इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग का मतलब है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है इलेक्शंस में, उसको लिमिट कर देना चाहिए। आज के टाइम पर आप देखोगे करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए इलेक्शंस में खर्च हो जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन में 16 17 करोड़ रुपए की रैलीज होती हैं और बाद में सरकारें बोलती हैं हमारे पास पैसा नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। जो सरकार है वो क्या करे, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे उठा ले इलेक्शंस के, सिर्फ लाइक पेट्रोल के खर्चे, उनके एडवर्टीजमेंट के खर्चे, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट कैश दे दे, पैसे दे दे उनके इलेक्शंस लड़ने के लिए। और कितना कैश देना है, कितना कैश नहीं देना है, यानी कि कितना सपोर्ट देना है, कितने पैसे देना है, ये वो दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय देम। सपोज करो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने लास्ट इलेक्शन में 10 वोट सिक्योर किए थे तो उसको थोड़ा कम पैसा दिया जाए, उसको थोड़ा कम एक्सपेंसेस दिए जाए। और किसी ने पिछले इलेक्शन में 90 वोट्स जीते थे, 90 सीट्स जीती थी, तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाए। तो इलेक्शन में स्टेट फंडिंग होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की। इससे क्या है, करप्शन भी बहुत हद तक रुक जाएगा। और किस हिसाब से आप स्टेट फंडिंग कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय देम इन द प्रीवियस इलेक्शन। ये तो बेसिकली 3 रिफॉर्म्स थे जो एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर किए जा सकते हैं। अब और क्या रिफॉर्म्स हैं, बेसिकली 2 और रिफॉर्म है जिनकी मदद से पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस लाए जा सकते हैं। उनमें पहला रिफॉर्म क्या है,
पहला जो रिफॉर्म है दैट पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। आज के टाइम पर आपने देखा होगा फार्म बिल अभी एक आया था, 1 साल तक किसानों ने उसको विरोध किया, है ना। क्यों विरोध किया? क्योंकि उनको लगा वो फार्म बिल उनके लिए बिल्कुल गलत होगा या उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, जो बिल्कुल सही है। आपने अगर फार्मर्स के लिए बिल लाया है तो फार्मर्स से पूछ लेना चाहिए कि उनको क्या लग रहा है। तो फार्मर्स ने उसका प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाला, सब कुछ हुआ। तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूरी में ही सही है कैसे भी करके उनको अपनी लॉज को वापस लेना पड़ा। तो इस केस में क्या हुआ कि लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डाला एक फार्म बिल पर को लेके, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी बात सुननी पड़ी। वो प्रेशर इतना बढ़ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी बात सुननी पड़ी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिफॉर्म्स लाने पड़े। उसी तरीके से हम कर सकते हैं कि जो लोग हैं वो इन सब बातों को उठाएंगे, जो चैलेंजेस हैं, ये जो रिफॉर्म्स हैं, इन सब के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डालने के, एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होना चाहिए, इसको लेकर प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। आज के टाइम पर तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं प्रेशर डालने के किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के को लेकर। तो इन सब रिफॉर्म्स को लेकर, सजेशंस को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाला जाए कि आप ये सब रिफॉर्म्स लाइए अपनी पार्टीज में। दूसरा जो तरीका है वो आप कह सकते हो बहुत ईजी भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। अब कैसे? दूसरा तरीका कहता है कि इफ़ यू वांट टू रिफॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी देन ज्वाइन पॉलिटिक्स। सिंपली अगर बोलूं, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सुधार लाना चाहते हैं, अगर वो खुद ही किसी पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाएं तो सुधार अपने आप आ जाएगा। सिंपल तरीका ये है। सपोज करो हम बोलते हैं ना कि अगर आप कहीं पर सुधार लाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर लाओ, फिर अपने आप दूसरे पर सुधार आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में सुधार लाना चाहते हो तो पहले वो सुधार आप अपने अंदर ले आओ, अपने अंदर के बाद आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चले जाओ, जिससे आपको देखकर और भी पॉलिटिकल पार्टीज सुधरेंगी, उनके अंदर भी रिफॉर्म्स आएंगे। तो दूसरा क्या तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने का कि वो लोग जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज सुधरें वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दें, वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें, वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक्टिवली सपोर्ट करें, एक्टिवली हिस्सा लें, रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टीज पर। तो बेसिकली दो और तरीके कौन से हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए? पहला, प्रेशर डालकर, किसी भी मुद्दे को लेकर आप पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाल सकते हो, बट हाँ वो मुद्दा सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी, किसी भी मुद्दे को लेकर आप पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाल सकते हो। और दूसरा तरीका, वो लोग जो चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिफॉर्म आए वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें या वो लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर कोई ईमानदार ज्वाइन करेगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी को भी ईमानदार बना ही देगा। उसी तरीके से अगर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिफॉर्म चाहता है और वो इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा तो वो रिफॉर्म ला देगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सिंपली पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट्स दिस ज्वाइंस पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये तो खत्म होता है हमारा पार्ट 3 फॉर चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज जो चैलेंजेस फेस करती है उनके बारे में पढ़ा और क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो यहाँ तो खत्म होता है हमारा पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के नोट्स भी आने वाले हैं, बहुत जल्द ही आने वाले हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना। एंड मिलते हैं हमारी नई वीडियो में विद द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ कोई और चैप्टर। देखेंगे कौन सा नया चैप्टर है, उसको थोड़ा और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।